हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जाए वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि वीडियो के एंड तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पारंपरिक शिक्षा क्या है और आधुनिक शिक्षा क्या है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस स्लाइड में हम परंपरागत शिक्षा यानी कि ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो परंपरागत शिक्षा को जानने के बाद हम आधुनिक शिक्षा के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं कि मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिख रखा हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारा कुछ समझ में आने वाला है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको कि परंपरागत संस्थानों में केवल औपचारिक शिक्षा दी जाती है। यानी कि जो परंपरागत संस्थान है, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर केवल आपको औपचारिक शिक्षा मिलती है जो विषय से संबंधित होती है। लेकिन अगर अनौपचारिक शिक्षा के बारे में हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा आपको परिवार, दोस्त, मित्र और अपने समाज से जो है मिलती है। ये आपको याद रखना है। यानी कि दोस्त, समाज, परिवार से जो शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो स्कूल, संस्थान, महाविद्यालय से आपको शिक्षा मिलती है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से देखिए, इसमें मैंने बताया कि देश का विशाल ज्ञान भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संप्रेषित होता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी देश का ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ता रहता है। यानी गुरु के पास जो भी ज्ञान होता है वो आगे डिलीवर्ड कर देता है शिष्यों के पास, और शिष्य में से भी बहुत सारे ऐसे शिष्य आगे जाएंगे जो टीचर्स बनेंगे और वो अपना ज्ञान आगे शिष्यों तक ट्रांसफर करेंगे। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो है आगे बढ़ता रहता है जनरेशन बाय जनरेशन। ये आपको याद रखना है। तो ये भंडार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है या संप्रेषित होता रहता है। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद से देखिए, मैंने बताया कि आज भी यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि ये गुरु शिष्य परंपरा की बात हो रही है या परंपरागत शिक्षा के बारे में हम बात करें जो बहुत पहले से चली आ रही है। ये आपको याद रखना है। और एक बात यहाँ पर और समझ लेना है कि ये जो परंपरागत शिक्षा है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ये पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित आप कह सकते हैं ये शिक्षा है। यहाँ पर शिक्षक जो बताता है छात्रों को वो उनको मानना होता है और उसके बाद से जिस विधि से वो समझाना चाहता है उसी विधि से जो है छात्रों को यहाँ पर समझना होता है। ऐसा नहीं कि छात्र जिस प्रकार से सीखना चाहता है या समझना चाहता है उस प्रकार से शिक्षक सिखाता है। परंपरागत शिक्षा में इस प्रकार का नहीं कुछ होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि लोग भले पढ़ लिख नहीं सकते थे। यानी कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है आपका परंपरागत शिक्षा या ट्रेडिशनल एजुकेशन, और पर उनमें कृषि, शिल्प, वास्तु आदि का भरपूर ज्ञान होता था। तो आपको पता है कि अगर किसी कार्य के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम उसे बार बार करने का प्रयास करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उसको हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं और हमें उसका ज्ञान हो जाता है। तो उस समय के लोग भले ही पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन वो कृषि करते थे, शिल्प और वास्तु, इस प्रकार से उनका इस प्रोफेशन में ज्ञान हो जाता था। कृषि कैसे करना है, शिल्प यानी घर में जो भी कुछ काम होता था उससे रिलेटेड, वास्तु आदि का भरपूर ज्ञान उनके पास होता था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि परंपरागत शिक्षा में सुनना, समझना तथा करने का प्रयास शिष्य का कर्तव्य होता था। ये आपको याद रखना है कि जो परंपरागत शिक्षा है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसमें सुनना, समझना तथा उसे करने का प्रयास करना शिष्यों का परम कर्तव्य होता था। लेकिन यहाँ पर समझाना, करके दिखाना गुरु का कर्तव्य होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो कुछ भी समझाया जाए, करके दिखाया जाए, उसे शिष्य को यहाँ पर करना होता था परंपरागत शिक्षा या ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंतर्गत। आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया परंपरागत शिक्षा या ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
इसमें कुछ भी ऐसा तथ्य या कोई भी पॉइंट नहीं है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सभी इससे परिचित हैं, आप सभी ने महाभारत रामायण सब कुछ देखा होगा। उसमें आप देखते होंगे गुरुकुल वाला जो सिस्टम है एजुकेशन का, वहाँ पर शिष्य जाते थे और गुरु उनको जो भी उनके पास ज्ञान होता था वो उनको देते थे। तो ये आपका गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आ जाता। फिर शिष्य कभी गुरु बनेंगे तो वो अपने आगे वाली जनरेशन को इस प्रकार से ज्ञान आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वर्तमान समय में भी ये आपका चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये आपका खत्म हो गया। गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, फिर वही ज्ञान जो है आगे चल के हम जब टीचर्स बनते हैं तो उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे या टीचिंग प्रोफेशन में जब आप आएंगे, चाहे प्राइमरी स्कूल में जाकर आप पढ़ाएं चाहे इंटर कॉलेज में पढ़ाएं, तो वहाँ पर आपके पास जो भी ज्ञान होगा उसे आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे छात्रों को। फिर छात्र में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो आगे चल के वो भी शिक्षक बनेंगे और उनके पास जो ज्ञान होगा वो उसको आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो आई होप कि परंपरागत शिक्षा के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर बताया और समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने बताया कि परंपरागत शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत संवेदनशील तथा आत्मीय होता था, यानी कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते थे। यानी कि जो भी आदेश मिलता था गुरु के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, तो वो छात्रों को या शिष्यों को फॉलो करना होता था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में संवेदनशीलता होती थी और इसके साथ साथ आत्मीयता भी होती थी, ये आपको यहाँ पर जान लेना है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि शिष्य के प्रति स्नेह गुरु का तथा गुरु के प्रति श्रद्धा शिष्य का गुण होता था गुरुकुल के पूरे सिस्टम में। तो यहाँ पर जो है शिष्य के प्रति जो है स्नेह गुरु का होता था, यानी कि जो भी उन्हें मानना था कि शिष्य बहुत अच्छा है, इस प्रकार से उसे सीखना चाहिए, तो ये स्नेह गुरु के द्वारा शिष्यों के प्रति देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर गुरु के प्रति श्रद्धा जो है शिष्य का होता था, यानी कि जो भी गुरु के द्वारा आदेश दिया जाता था, जो कुछ भी समझाया जाता था, उसे जो है मानना शिष्यों का यहाँ पर गुण या कर्तव्य एक तरीके से माना जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से यहाँ पर मैंने बताया कि ज्ञानार्जन के लिए गुरु शिष्य के बीच किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं होती, यानी ज्ञान अर्जित करने के संदर्भ में गुरु और शिष्य के बीच किसी भी अन्य व्यक्ति के कह लीजिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती थी। यहाँ पर ज्ञान अर्जन के लिए गुरु शिष्य बस इंपॉर्टेंट है और गुरु के माध्यम से ज्ञान जो है शिष्यों को दिया जाता था। आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि वर्तमान समय में इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। लगभग बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि शायद ही गुरु की इस प्रकार से रिस्पेक्ट जो गुरुकुल परंपरा में चली आ रही थी वो आपको वर्तमान समय में देखने को मिलती है। अगर वो कॉलेज में गए तो जो भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन उनके अंदर है वो देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा वर्तमान समय में। इसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि शिष्य सीधे ही गुरु से मिलकर ज्ञान की याचना कर सकता था तथा गुरु शिष्य की जिज्ञासा तथा योग्यता को परखकर उसे स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शिष्य सीधे ही गुरु से मिलकर जो है ज्ञान की याचना कर सकता था, यानी कि निवेदन एक तरीके से कह लीजिए कि मुझे ज्ञान दीजिए, इस प्रकार से जो है वो याचना कर सकता है शिष्य। तथा गुरु क्या करते थे कि गुरु जो है शिष्य की जिज्ञासा तथा योग्यता को परखते थे, उसके बाद ही उसे अपना शिष्य बनाते थे। ये आपको याद रखना है। ये सब कुछ आपका परंपरागत या ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसके अंतर्गत ये बातें आपको याद रखनी है। आधुनिक जो आपकी शिक्षा है उसके बारे में भी अभी जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि परंपरागत स्कूलों का वातावरण कृत्रिम तथा अमनोवैज्ञानिक माना जाने लगा तथा शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश राज्य स्थापित होने से आधुनिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। तो आप देखिए जैसे आधुनिक शिक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आप सभी को पता है कि लगभग जो है 400 सालों तक जो है अंग्रेज यहाँ पर भारत में राज किए। और मैं आपको डेट बता देता हूँ कि 24 अगस्त 1608 को जो है यहाँ पर अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में जो है आते हैं, ये आपको याद रखना है। और उनके जो भी कल्चर या एजुकेशन सिस्टम जो भी वहाँ पर था उसको यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर आपको आधुनिक शिक्षा धीरे धीरे आपको देखने को मिलने लगती है। तो आई होप कि ये भी स्लाइड में जो कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया है कि भूतकाल में स्कूल को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था,
यानी कि जो भूतकाल में आपका जैसे कि परंपरागत शिक्षा थे वहाँ पर जो है स्कूल को ज्ञान का उत्पादन या फैक्ट्री कह लीजिए इस प्रकार से माना जाता था, और यह ज्ञान जो है पुस्तकीय और यांत्रिक और रूढ़िगत होता था। यहाँ पर जो है शिक्षा की एकरूपता के कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था, ये आपको याद रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो आपके भूतकाल में स्कूल्स होते थे उनको ज्ञान का फैक्ट्री या उत्पादन संस्थान माना जाता था, और इसके साथ ही साथ यह ज्ञान जो है पुस्तकीय यानी किताबी ज्ञान होती थी, और इसके साथ साथ यांत्रिकी और रूढ़िगत होती थी, यानी कि जो कुछ चला आ रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है किताबों में, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में आपको कुछ समय बाद या 1 से 2 साल बाद आपको सिलेबस अपडेट देखने को मिल जाता है। सामाजिक दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो बातें आपको चेंजेस करके यहाँ पर बुक्स में देखने को मिल जाती थी, लेकिन जो पहले परंपरागत शिक्षा थी या ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था उसमें ये सारा कुछ देखने को नहीं मिलता था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया था कि शिक्षा की एकरूपता के कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी एकरूपता जो जैसे चला आ रहा है उसी तरीके से आगे पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से जो छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनको इग्नोर किया जाता था, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता था परंपरागत शिक्षा में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि कंठस्थ करने को ही प्राथमिकता दी जाती थी, यानी परंपरागत शिक्षा में आपको जो भी तथ्य ज्ञान बताया जाता है उसे कंठस्थ करना है, एक तरीके से रट लेना है। लेकिन वर्तमान समय में रटने को जो है यहाँ पर हटाया गया, बच्चों को रटना नहीं है समझना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से इसमें मैंने बताया कि वर्तमान में भी विद्यालय में दंड देने का प्रमुख साधन डंडा ही था, जिससे भय का वातावरण बना रहे। तो यहाँ पर जो दंड देने की प्रक्रिया थी परंपरागत शिक्षा में वो डंडे का इस्तेमाल होता था। अगर कुछ भी गलती होती थी या अगर वो याद करके नहीं आया तो उसको पनिशमेंट के रूप में डंडे से मारा जाता था हाथों पे, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में भी बहुत सारे विद्यालयों में आप ये देख सकते हैं कि पनिशमेंट के रूप में जो है छड़ी से जो है विद्यार्थियों की टीचर्स क्या करते हैं, पिटाई कर देते हैं, जबकि ये उचित नहीं होता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि पाठ्यक्रम सहगामिनी क्रियाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, यानी कि सह जो एक्स्ट्रा करिकुलम की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी यहाँ कोर्स चल रहा है, वो बच्चा पढ़ रहा है या विद्यार्थी कुछ भी अध्ययन कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम है या सहगामी जो क्रियाएं, जैसे खेल से संबंधित वो पेंटिंग करना चाहता है, वो डांसिंग करना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो इस प्रकार की सहगामी क्रियाएं जो है परंपरागत शिक्षा में आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको परंपरागत शिक्षा या ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर जो है हमारा परंपरागत या जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आधुनिक शिक्षा के बारे में बताने वाला हूँ, तो आइए उसे देखते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में जो है अब हम आधुनिक शिक्षा यानी कि मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको परंपरागत शिक्षा के बारे में बताया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, हर्बर्ट, मॉन्टेस्क्यू, नन, पारखस्ट एवं टैगोर जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ये आपको याद कर लेना है यहाँ पर। तो ये जितने भी नाम मैंने आपको बताया ये सभी शिक्षा शास्त्री हैं, और इनका मानना है कि यहाँ पर शिक्षा जो है बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए बना है। तो शिक्षा किसके लिए है, वो बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि परंपरागत संस्थानों की नीरस तथा निर्जीव शिक्षा का विरोध किया, जिसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूसने का प्रयास किया जाता है। यानी कि परंपरागत शिक्षा में जो ज्ञान है वो जबरदस्ती बालक के दिमाग में जो है बैठाने का या ठूसने का प्रयास होता है, जबकि यहाँ पर ये जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उनका ये मानना है ये स्वतः जो है सीखने का प्रक्रिया है, यानी पूरी तरीके से जो छात्र हैं उन्हें स्वतः सीखने के लिए जो है प्रेरित किया जाना चाहिए, वो खुद से सीखना, न कि जबरदस्ती उनके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट बैठाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि आपके समाज में अगर दूसरे व्यक्ति को अगर देखा जाए कि उनका लड़का अगर ऐसे काम कर रहा है, वो आईएएस बन गया या पीसीएस बन गया, तो हमारा लड़का भी बन जाए, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी एक्सपर्टीज अलग अलग होती है, किसी का अपना अलग इंटरेस्ट होता है, वो किसी और फील्ड में बेहतर
बेहतर कर सकता है। तो इस प्रकार से अभी भी आपको समाज में देखने को मिल सकता है और ज़बरदस्ती कोई भी काम आप किसी से करा नहीं सकते। अगर वो स्वतः करने के लिए किसी कार्य को प्रेरित नहीं होता है तो आप ज़बरदस्ती काम को नहीं करा सकते। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि परंपरागत संस्थानों की जो नीरस तथा निर्जीव शिक्षा थी उसका इन्होंने विरोध किया, ये जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, और जिसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक जो है बैठाने का प्रयास किया जाता था। ये परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत होता था, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा है इसमें ऐसा देखने को आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान समय की जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित है, यानी कि विद्यार्थी जिस प्रकार से सीखना चाहेगा उसी प्रकार से शिक्षक को यहाँ पर सिखाने का प्रयास करना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि नए नए शैक्षिक प्रयोग किए गए जिससे आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी अत्यधिक प्रभाव रहा और आधुनिक शिक्षा के मुख्य तौर पर निम्न प्रभाव रहे हैं। नीचे हम एक एक करके उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पर विरोध तो हुआ इन शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद से नए नए शैक्षिक प्रयोग किए गए, यानी कि छात्र जो है किस प्रकार से सीख सकता है उसका यहाँ पर प्रयास किया गया और इसी प्रकार से आधुनिक शिक्षा का यहाँ पर जन्म होता है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद से भारत में ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं उनका भी यहाँ पर आधुनिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी यहाँ पर आपको समझ लेना है। जैसे कि आधुनिक शिक्षा में जो समाज की एक तरीके से ज़रूरत है उसके अनुसार आपके सिलेबस में काफ़ी कुछ बदलाव समय समय पे किए जाते हैं, जबकि परंपरागत शिक्षा में ये सब कुछ नहीं होता था। जो कुछ भी ज्ञान वहाँ पर बुक्स में लिखा गया था उसी को आगे बढ़ाया जाता था और वही ज्ञान जो है शिष्यों को दिया जाता था। लेकिन आधुनिक शिक्षा में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। समय के हिसाब से जिसकी ज़रूरत है, समाज में ज़रूरत है, उसी के अनुसार यहाँ पर ज्ञान जो है छात्रों को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर की आज के समय में डिमांड है तो कंप्यूटर का यहाँ पर बहुत सारा कोर्स आपको देखने को मिलता है। कंप्यूटर की नॉलेज छात्रों को दी जाती है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज दी जाती है, यानी कि ज़रूरत जो भी है, समय की जो भी मांग है उसके अनुसार आपको सिलेबस या पाठ्यक्रम में बदलाव करना यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर अब हम जो आधुनिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव रहे हैं उन्हें एक एक करके जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है आपका बालक के व्यक्तित्व को जो है महत्व के संदर्भ में ये प्रभाव रहा है उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि परंपरागत व्यवस्था में बालक की स्वतंत्र रुचियों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं एवं स्वतंत्र चिंतन का दमन करके उसके मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु को बलपूर्वक जो है ठूंसा जाता था। तो ये बात पूरी तरीके से सही है। जो आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन है, परंपरागत शिक्षा है, उसके अंतर्गत जो है जो छात्रों की या बालक की स्वतंत्र रुचि है, अभिरुचि है, क्षमता है या चिंतन कर सकता है, उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता था, यानी कि इग्नोर कर दिया जाता था, उनको महत्व नहीं दिया जाता था। और जो पाठ्य वस्तु थी उनके मस्तिष्क में बलपूर्वक जो है ठूसने का काम होता था, यानी उनको बिना इंटरेस्ट के जो उनकी इच्छा है शिक्षक की वो उनके दिमाग में पूरा पाठ्यक्रम भरने का प्रयास होता था। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आगे बताया इसमें कि इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है तथा उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। व्यक्तित्व का मतलब कि जो कुछ भी उसको इंटरेस्टिंग है, जो भी उसकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, जो भी वो चिंतन करता है उसको महत्व दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको खारिज कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो पाठ्य वस्तु वाली बात है तो ये इनके दिमाग में ज़बरदस्ती ठूंसा नहीं जाता था, ये अपनी स्वेच्छा से जो है इसको सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी बालक जो है या छात्र जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि पाठ्य वस्तु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और उसके व्यक्तित्व को जो है यहाँ पर आदर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि यहाँ पर परंपरागत व्यवस्था या परंपरागत शिक्षा में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर पाठ्य वस्तु को जबरदस्ती जो है ठूसने का प्रयास होता है। लेकिन यहाँ पर आधुनिक शिक्षा में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस प्रकार आधुनिक शिक्षा में समृद्ध, सक्रिय तथा उल्लासपूर्ण वातावरण में बालक अपनी इच्छा, रुचि तथा क्षमता के अनुसार चुनी हुई पुस्तकें तथा विषयों का अध्ययन
अपनी गति के साथ करता है। यानी कि आधुनिक शिक्षा में आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, जो भी आप रुचि रखते हैं उस कार्य को कर सकते हैं, जबकि परंपरागत शिक्षा में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पर छात्र को या छात्र का जो व्यक्तित्व है उसको महत्व दिया जाता है, यानी कि छात्र को एक ऐसा वातावरण यहाँ पर क्रिएट करके दिया जाता है बनाकर कि वो सीखने के लिए ऑटोमेटिक प्रेरित यहाँ पर हो सकता है और जो भी वो रुचि रखता है, जो भी उसकी इच्छा है, उसके अनुसार चुनी गई पुस्तकों को पढ़ सकता है। विषयों का अध्ययन अपनी गति के अनुसार, यानी जो भी स्पीड है, ऐसा नहीं कि कोई आपको डंडे लेके पीछे पड़ा हो कि नहीं जल्दी से इसको कंप्लीट करिए, नहीं, वो अपनी गति के साथ जो है उन चीज़ों को सीख सकता है। तो आई होप कि बालक के व्यक्तित्व का महत्व जो है आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है हम शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का जो महत्व है आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के अंतर्गत उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ऐसी शिक्षा में बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वातावरण सरलीकृत, शुद्ध और संतुलित होता है। यानी करके सीखने के बारे में बात हो रही है तो प्रैक्टिकल रूप से, जबकि पहले ऐसा बहुत कम होता था परंपरागत या ट्रेडिशनल एजुकेशन में, जबकि आधुनिक शिक्षा में यहाँ पर बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित यानी कि प्रेरित किया जाता है और इसके लिए जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है वो बहुत ही सरल होता है, शुद्ध होता है और संतुलित यानी बैलेंस्ड होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि ऐसा वातावरण में जो है रहते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए प्रयोग स्वर अनेक सामाजिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान यहाँ पर किया जाता है और ऐसा ज्ञान सार्थक, पक्का और दृढ़ होता है। तो जब कुछ भी हम प्रैक्टिकल रूप से करते हैं और समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं तब वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बहुत ही लंबे समय तक रहता है। और जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो सामाजिक अनुभव है वो भी आप प्राप्त करते हैं, यानी कि समूह में अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली रूप से कराया जाए तो वहाँ पर किसी न किसी माध्यम से आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक अनुभव भी जो है आपको मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के अंतर्गत जो शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व है वो आपको अच्छे तरीके से यानी करके सीखने, यानी आप जब एक्टिव रह के या कुछ करके सीखते हैं तो आपके पास उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कुछ भी आपने किया, बहुत लंबे समय तक रहता है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी एक आधुनिक शिक्षा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जो है शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल जो है आधुनिक शिक्षा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यानी कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान पर जो है बल देने का प्रयास होता है। इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि आधुनिक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान देती है और पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए परंपरागत शिक्षा में जो कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई कॉन्सेप्ट लिख दिया गया या कोई पाठ्यक्रम बना दिया गया तो उसको आगे बढ़ाते जो है चले गए, लेकिन उसमें कुछ भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिला, जबकि आधुनिक शिक्षा में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जो है जीवन उपयोगी और लाभप्रद, रचनात्मक तथा व्यवहारिक ज्ञान जो है देने का प्रयास होता है। यानी कि जीवन के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जीवन में सर्वाइव करने के लिए आपके लिए जो कुछ भी जरूरी है उस प्रकार का ज्ञान आपको दिया जाता है और समाज के और जो जरूरत है उस आवश्यकताओं के अनुसार ही जो है आपको ज्ञान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कि आपके लिए उपयोगी ना हो, तो उस प्रकार का ज्ञान जो है बहुत ही बेकार होता है। उसके लिए कोई भी ज़्यादा आपको समय खर्च नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए उपयोगी है उसे ही आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें आगे बताया कि पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, यानी कि पूरी तरीके से आपके जीवन से जोड़ के जो पाठ्यक्रम को तैयार करने का प्रयास किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि बालक जिस अनुभव को क्रियाशील होकर प्राप्त करता है वह उसके व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि बालक जिस अनुभव को क्रियाशील होकर यानी कुछ उसको करके, अपने से खुद से करके जो है उसे प्राप्त करता है, वह उसके व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध होता है। यानी व्यवहारिक जीवन में भी उसके कार्यों से वो बदलाव देखने को आपको मिल जाता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ऊपर मैंने आपको बेकार का मतलब ये आपको बताने का प्रयास किया कि वो जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए व्यर्थ है, उसका कोई इंपॉर्टेंस आपको आगे चल के नहीं मिलने वाला है।
इसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि पश्चिमी देशों में इस प्रकार की शिक्षा के बल पर बहुत उन्नति की है और हमारे देश में भी अब पाठ्य सहयोगी क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है। यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे अमेरिका हो गया, तो वहाँ पर ये सारा कुछ सिस्टम पहले से चला आ रहा है और आप देखेंगे कि वो हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है, हमसे एक बहुत आगे का मतलब हर तरह से शिक्षा के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में वो हमसे बहुत आगे है। लेकिन हम भी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम भी एक स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं अपने कंट्री के अंदर। आई होप कि शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल जो दिया जाता है आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो परंपरागत शिक्षा से आधुनिक शिक्षा एकदम डिफरेंट है। परंपरागत शिक्षा एक तरीके से रूढ़िवादी तरीके से चलता था, जो कुछ भी बताया जाता था उसको मानना पड़ता था छात्रों को। लेकिन यहाँ पर जो है छात्रों को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, छात्र को इन्वायरमेंट जो है लर्निंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है और वो उस इन्वायरमेंट में ही सीखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देख। अब यहाँ पर इस स्लाइड में जो है हम सामाजिक गुणों के विकास पर बल के बारे में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत जो है छात्रों के अंदर सामाजिक गुणों के विकास पर भी बल दिया जाता है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि आधुनिक संस्थान अपने बालकों को समाज केंद्रों तथा पुस्तकालयों आदि सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित करने तथा उनको अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि वो जो है सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे, भाग ले, उसके लिए जो है जो आधुनिक संस्थान आपको यहाँ पर देखते हैं तो वो प्रोत्साहन आपको देते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ सामाजिक संस्थाओं के साथ आपको संबंध स्थापित करने का जो है यहाँ पर अवसर देते हैं। एक तरीके से आपको अप्रिसिएट करते हैं। आप जाइए, कनेक्ट करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक गुणों का आपका विकास होगा। जब लोगों से आप कनेक्ट करेंगे, किसी दूसरे संस्थान में जाएंगे तो वहाँ किस प्रकार का कल्चर है, किस प्रकार से सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, वो आपको देखने को और समझने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर पुस्तकालयों में आपको भेजने के लिए प्रयास किया जाता है, सामाजिक संस्थाओं के साथ आपको संबंध स्थापित करने में यहाँ पर प्रयास किया जाता है और उसके साथ साथ सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें भाग लेने के लिए जो है आपको प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस प्रकार की संस्था का बाहर की बड़ी दुनिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है तथा बालकों में वास्तविक जीवन के लिए अनेक सामाजिक गुणों का विकास यहाँ पर हो जाता है। जब आप एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के अलग अलग टीचर से, स्टूडेंट से वहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर सामाजिक गुणों की बात हो रही है। सामाजिक गुणों के विकास पर बल जो है इसके अंतर्गत जो है दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ऐसी शिक्षा अपनी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी जन के हित में, यहाँ पर है राजतंत्र की बात नहीं हो रही, जनतांत्रिक हो रही है। ऐसी शिक्षा अपनी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, कर्तव्यों तथा अधिकारों के बारे में भी समझाती है तथा अपने समाज की संस्कृति को विकसित करते हुए जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। यानी कि हमारा जो कल्चर है उसको फॉलो करते हुए जीवन के लिए जो कुछ भी उपयोगी है, जीवन से जुड़ी जो भी ज्ञान है उससे यहाँ पर जानने का प्रयास किया जाता है और या इसके अंतर्गत आपके सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। तो ये सब कुछ जो है आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं, जबकि परंपरागत या ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंतर्गत ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए इसमें अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में मैंने यहाँ पर बताया कि व्यक्तित्व के विकास पे बल भी जो है आधुनिक शिक्षा देती है, इसे भी आपको जान लेना है। तो इसमें मैंने बताया कि आधुनिक शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देकर उसे संतुलित व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, जो कि एक यहाँ पर ट्रू शिक्षा है या यहाँ पर सच्ची शिक्षा उसे मानी जा सकती है। यानी कि उसके हर पहलू का यहाँ पर विकास करने का प्रयास किया जाता है। शारीरिक यानी कि कोई स्पोर्ट्स से उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप देखेंगे स्कूल्स में बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स किए जाते हैं ताकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो बेहतर हो। मानसिक विकास के लिए बहुत सारे मेंटल गेम होते हैं, सामाजिक जो है कार्यक्रम कराए जाते हैं और संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पे जो है बल दिया जाता है यहाँ पर व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत। तो ये आपको याद कर लेना है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सामुदायिक जीवन केंद्र
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत। तो इसमें मैंने बताया कि प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्कूल खोलता है और इसके बाद से स्कूल को चाहिए कि वह बालक को इस प्रकार की शिक्षा दे कि वह अपने समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सके। यानी कि जिस दुनिया में से रहना है, जिस सोसाइटी में रहना है, उसके लिए जो है उनको पूरी तरीके से जो विद्यार्थी को तैयार करना चाहिए, यानी कि वैसा ही ज्ञान उनको देना चाहिए। यहाँ पर यही बात जो है क्लियर करने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख रखा भी कि इस प्रकार से शिक्षा दें कि वह अपने समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें, यानी जिस सोसाइटी में, जिस समाज में उन्हें रहना है उसमें वो कुशलतापूर्वक से जो है एक तरीके से सर्वाइव करें या भाग ले सकें, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ ही साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी आपको याद रखना है कि हमें समाज की जो मांगे हैं उसके अनुसार जो है अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। यानी कि जो भी शिक्षण संस्थान हैं, जो समाज की जो डिमांड है, मांग्स हैं, वो बदलती रहती हैं, ये आप सभी को पता है। और उसी बदलाव के साथ ही साथ जो है हमें जो है अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जो पहले एजुकेशन चलती थी उसमें काफ़ी कुछ बदलाव वर्तमान समय में आपको देखने को मिलता था। आप सभी देखिए, कोई भी चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट होती है सामाजिक दृष्टि से या हमारे हित के लिए, तो उस प्रकार की एजुकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे देखिए वर्तमान समय में पर्यावरण पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और पहले आप देखेंगे 10 साल पहले तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है। आपको बहुत सारे पर्यावरणीय घटनाएं देखने को मिल रही, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चाहे एयर पोल्यूशन हो गया। इसलिए पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए पर्यावरण जो है सिलेबस में आपके मेंशन हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड जो है आपको पेपर देना होता है, कंपलसरी हो जाता है। तो ये बस बेसिकली इसका जो है आपका नॉलेज होना चाहिए ताकि आप पर्यावरण के प्रति अवेयर हो सकें। तो ये अपडेट होता रहता है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अगर हम इस पर केयर नहीं करेंगे तो पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है या पर्यावरण है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी की जागरूकता के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए ये सारा कुछ सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको क्लियर करने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो ये कमेंट बॉक्स आपके सामने मिल जाता है, आप उसमें अपनी क्वेरी या डाउट को मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये पूरा सेशन अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे यहाँ पर जो है फीडबैक के रूप में लिख कर बता सकते हैं कि नहीं सर मुझे ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। और यहाँ पर इसको लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं ताकि हमें जो है पॉजिटिव जो है फीडबैक यहाँ पर पता चल पाए और इसी प्रकार से हम यहाँ पर मोटिवेट रहते हैं। देखिए लाइक का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लाइक का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और आप सभी इसी के बदले जो यहाँ पर अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक कर देते हैं ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट को बनाने के लिए मोटिवेट हों। ठीक है, तो लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी फीडबैक जो है छोड़ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को और भी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके बारे में आपके पास कोई राय है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख कर हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ लगता है कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हेल्प मिली है तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी जो है यहाँ पर इससे हेल्प मिल जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपके सब्सक्राइब के बगल में ही यहाँ पर बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।